हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह मैं मोहम्मद रफ़ात खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जनाब, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक इससे प्रीवियस टॉपिक यानी कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की एक चेन है, एक कड़ी है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि आज का टॉपिक इससे प्रीवियस टॉपिक की एक चेन है, तो अगर आपने इससे पहला वाला जो टॉपिक डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, अगर आपने उसको नहीं पढ़ा हुआ, अगर आपने उसको नहीं समझा हुआ, तो आपको आज के टॉपिक में थोड़ी सा मुश्किल पेश आ सकती है, आप थोड़ा सा ब्लैंक हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आज के टॉपिक से पहले अगर आपने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस नहीं पढ़ा हुआ, पहले वो पढ़ें, क्योंकि वो पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपको आज का टॉपिक समझ आए तो। ठीक है, अच्छा उन स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप मतलब उन स्टूडेंट्स या आप स्टूडेंट्स जिन्होंने अगर वो टॉपिक पढ़ रखा है, तो हमने उसमें क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अंदर, जिसमें डी ब्रॉगली ने हमें सजेस्ट किया था कि अगर लाइट, अगर रेडिएशन एज अ पार्टिकल बिहेव कर सकती है, तो पार्टिकल्स भी एज अ वेव बिहेव कर सकते हैं। ये थी वो सजेशन, ये था वो एक जो है वो आइडिया जो कि डी ब्रॉगली ने 1924 यानी कि 1924 के अंदर दिया था। और ये सिर्फ थियोरी की हद तक था, ये सिर्फ सजेशन की हद तक, हाइपोथेसिस की हद तक, सिर्फ थ्योरी की फॉर्म के अंदर था, कोई एक्सपेरिमेंट मौजूद नहीं था। लेकिन ठीक 2 साल के बाद या 3 साल के बाद आप ये समझे कि 1926 में या 1927 में, क्योंकि 2 ईयर्स मेंशन होते हैं अक्सर, 1926 और 1927, तो आप ये कह सकते हैं कि 2 साल या 3 साल के बाद एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ। और 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था डेविसन और एक का नाम था जर्मर। मतलब कंप्लीट नेम जो है वो क्लिंटन, डेविसन और लेस्टर जर्मर। इन्होंने 1927 में यानी कि 1927 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, और इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है कि ये उस डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। मतलब दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जहां उसने सिर्फ कही थी बात, यहां भी पार्टिकल्स वेव नेचर रख सकते हैं, इस बात को इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम बकायदा प्रूव करते हैं, ये देखते हैं बकायदा। ठीक है, तो वो जो वो जो थ्योरी थी, वो जो हाइपोथेसिस थी, वो इस एक्सपेरिमेंट में आके बकायदा प्रूव हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले एक काम ही करते हैं, इस बात को हम यहां पर नोट्स की फॉर्म में लिख देते हैं कि द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ किस चीज का? वेव नेचर। किसकी वेव नेचर? पार्टिकल्स की। वेव नेचर ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो जाहिर सी बात है, अगर जितने छोटे हों, जितने कम साइज के हों, तो उनकी जो वेवलेंथ होगी वो उतनी ज्यादा मेजरेबल होगी, ऑब्जर्वेबल होगी, है ना। और हमने उस दिन भी ये सीखा था कि अगर हैवी पार्टिकल हो, जैसे कि बुलेट हो या कोई बॉल हो या कोई कोई मोटर बाइक हो, तो ये इतने बड़े पार्टिकल्स हैं, तो इनसे रिलेटेड जो इनकी वेवलेंथ होती है ना, वो इतनी शॉर्ट होती है, इतनी शॉर्ट होती है, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, जिसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसी वजह से हम टारगेट करते हैं, हम जो पढ़ते हैं वो किनको पढ़ते हैं? एटॉमिक पार्टिकल्स। तो द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ वेव नेचर ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स वाज प्रोवाइडेड बाय साइंटिस्ट के नाम लिख देते हैं, क्लिंटन, डेविसन एंड लेस्टर जर्मर इन 1927। ठीक है, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है फिजिक्स के अंदर, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, जो बकायदा पहला एविडेंस था पार्टिकल्स की वेव नेचर का। इसमें हम बकायदा पार्टिकल्स को एज अ वेव बिहेव करता हुआ देखते हैं, पाते हैं। सिर्फ ये कहने की हद तक नहीं है, बल्कि देखने की हद तक है, ऑब्जर्व करने की हद तक है। ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इसमें एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, अब हम चलते हैं थोड़ा सा डिटेल की तरफ। वो ये देखो, ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये आप अगर यूं कहो ना कि ये बिल्कुल एज इट इज कॉपी है एक और एक्सपेरिमेंट की, जो हमने क्लास 11 के अंदर पढ़ रखा है, जिसको हम कहते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज थ्रू क्रिस्टल्स। ये टॉपिक अगर आपको याद हो, क्लास 11 का एक टॉपिक था, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सरेज को फॉल करवाते हैं क्रिस्टल पर,
और उस क्रिस्टल से वो एक्सरेज जो है वो डायफ्रैक्शन होती है, डायफ्रैक्ट होती है, और डायफ्रैक्शन के बाद वो इंटरफेरेंस करती हैं कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। ये हमने क्लास 11 के अंदर पढ़ा हुआ है। दोबारा बता रहा हूं, डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज थ्रू क्रिस्टल्स, और इस वाले टॉपिक का आज वाले टॉपिक के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इस टॉपिक के बकायदा फॉर्मूले को, इक्वेशन को हम यहां पर यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो जो टॉपिक था ना, एक्सरेज को फॉल करवाया क्रिस्टल पर और वो एक्सरेज डायफ्रैक्ट होके गई और उसके बाद फिर वो इंटरफेरेंस करती हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। इसी तरीके से एग्जैक्टली इन्होंने क्या किया, दोबारा एक क्रिस्टल लिया, निकल क्रिस्टल लिया, उसके ऊपर जो है रेज नहीं, इस बार कोई एक्स रेज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं, बकायदा इलेक्ट्रॉन्स को फॉल करवाया, इलेक्ट्रॉन बीम को फॉल करवाया। इलेक्ट्रॉन कोई वेव नहीं है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन मैटर है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि उस निकल क्रिस्टल के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम को फॉल करवाया और वो इलेक्ट्रॉन बीम एग्जैक्टली बिल्कुल एक्सरेज की तरह डायफ्रैक्ट होने के बाद पर्टिकुलर एंगल के ऊपर जाकर इंटरफेरेंस करने के बाद आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हुई दिखाई दी। तो अब आप देखें कितना एग्जैक्टली सेम है, वहां एक्सरेज की डायफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल्स और यहां पर इलेक्ट्रॉन बीम की डायफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल्स। यहां से तो हमें यही पता चलता है कि अगर एक्सरेज क्रिस्टल पर फॉल होने के बाद डायफ्रैक्शन पैटर्न शो कर रही है, डायफ्रैक्शन वेव्स करती हैं, और डायफ्रैक्शन के बाद इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस के बाद कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन बीम भी क्रिस्टल पर फॉल होने के बाद, अगर इलेक्ट्रॉन बीम भी डायफ्रैक्शन शो कर रही है, इलेक्ट्रॉन बीम्स डायफ्रैक्ट होने के बाद कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर रही है, तो इससे बढ़कर क्या सबूत हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर बिहेविंग एज वेव्स। क्योंकि डायफ्रैक्शन हो या इंटरफेरेंस हो, ये वेव्स का फिनोमिना है, ये वेव्स करती हैं। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि जिस तरीके से एक्सरेज ने डायफ्रैक्शन करी, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स ने डायफ्रैक्शन करी, और डायफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस बात का सबूत है, एविडेंस है कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन्स आर बिहेविंग, यानी कि पार्टिकल्स आर या मैटर इज बिहेविंग एज वेव, ठीक है। तो ये पता चलता है। अब एक काम ही करते हैं, मजीद इस टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं और हम बनाते हैं यहाँ पर डायग्राम, और डायग्राम से समझते हैं एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप था वो बनाते हैं, फिर उसके बाद वही क्रिस्टल्स के जरिए जो एक्सरेज की हमने डायफ्रैक्शन पढ़ी थी, ब्रैग्स लॉ हमने पढ़ा था, इन तमाम डायग्राम्स को बना के अब हम मजीद इस टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे पास इसकी जो डायग्राम्स हैं, और एक डायग्राम ये रही, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का, और इसको हम रिलेट करेंगे हमारे ब्रैग्स लॉ से जो हमने क्लास 11 के अंदर पढ़ा था, ठीक है। कनेक्ट रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, हर एक चीज हम क्लियर करेंगे, ठीक है। कंफ्यूजन जो भी आपकी रही होगी डेरिवेशंस के अंदर समझने के अंदर, मैं आपको गारंटी देता हूं हर एक चीज की कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, बशर्ते के आपने जो है वो स्टेप बाय स्टेप चेक करना है, ठीक है। आगे मत बढ़ाइएगा, कोई भी पॉइंट अगर मिस हो गया तो आप गलती करेंगे। सबसे पहली बात, अरेंजमेंट जो थी उसके अंदर सबसे पहले इन्होंने ली इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन में क्या होता है, जाहिर सी बात है, एक फिलामेंट होता है, टंगस्टन फिलामेंट होता है, उसको जो है वो बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो वो गर्म होता है, गर्म होता है, गर्म होता है। जब वो हीट अप हो जाता है तो उस टंगस्टन फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ये हमें पता है, हमारे पास जो है अगर हम फिलामेंट को गर्म करें और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन हो, इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोनिक एमिशन। एक होती है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, वो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था फिलहाल। तो जब ये फिलामेंट गर्म होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ना, तो इसको, इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो मजीद एक्सेलरेट किया जाता है। इसके आगे जो है वो एक एक्सेलरेटिंग एनोड लगाया जाता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट करता है और इनको एक्सेलरेट करता है, और साथ साथ इनको एक बीम की शक्ल इख्तियार करवा देता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले, अब अगर ये नहीं होता तो हमें क्या पता है इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ डेविएट होते हुए जा रहे हैं, इस तरफ भी जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। तो हमें एक्चुअली इस टारगेट पर, जो निकल क्रिस्टल था, इस टारगेट पर इलेक्ट्रॉन्स को बीम की फॉर्म में स्ट्राइक करवाना है। तो इस बीम की फॉर्म में कौन लेकर आएगा, ये लेकर आएगा एक्सेलरेटिंग एनोड। इसका काम है इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देना। तो फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन्स निकले, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करना, अट्रैक्ट करने के बाद, और उन इलेक्ट्रॉन्स को एक बीम की फॉर्म में जाके स्ट्राइक करवाने का काम करता है ये हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम आई, और वो इसमें से एक्सेलरेट होते हुए बीम की फॉर्म के अंदर, बीम की शक्ल इख्तियार करते हुए जाके स्ट्राइक करती है हमारे पास यहाँ पर इस निकल क्रिस्टल को। और इस निकल क्रिस्टल पर पड़ने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम है ये डायफ्रैक्ट होती है डिफरेंट एंगल्स के ऊपर। मतलब ये डायफ्रैक्ट होकर यहाँ पर भी जाएगी, यहाँ पर भी जाएंगी, यहाँ पर भी जाएंगी, हर डायरेक्शन के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स बीम है ये डिफरेंट एंगल्स पर डायफ्रैक्ट हुई, ठीक है। अच्छा, हम एक काम ही करते हैं यहाँ पर, मतलब ये एक आपको समझाता चलूं। ये देखें, फिर उन्होंने क्या किया, एक ग्रेजुएटेड स्केल पर
इन्होंने एक डिटेक्टर रखा। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे हैं हम देखकर तो नहीं बताएंगे ना, हमें इनको डिटेक्ट करना होता है। गैल्वेनोमीटर होता है, जो गैल्वेनोमीटर उसको मतलब जो है जैसे आके स्ट्राइक करते हैं तो गैल्वेनोमीटर आपको डिफ्लेक्शन से बताते हैं हाँ भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिसीव हो रहे हैं, मतलब कलेक्ट हो रहे हैं। तो ये डिटेक्टर है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। और इसमें एक्चुअली क्या होता है, गैल्वेनोमीटर जो आपको डिफ्लेक्शन से बताता है वेदर कि हमें इलेक्ट्रॉन्स रिसीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अच्छा, ये मूवेबल होता है, ये इस स्केल के ऊपर ऐसे सर्कुलर फॉर्म के ऊपर डिफरेंट एंगल्स के ऊपर क्या करता है, ये ऐसे सर्कुलर फॉर्म के अंदर मूव कर सकता है और ये डिटेक्टर होता है। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, फिलहाल जब क्रिस्टल पर इलेक्ट्रॉन बीम को फॉल किया तो इन्होंने जब इस डिटेक्टर को, अच्छा इनिशियली जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है उन्होंने 30 या 20 वोल्ट्स दिया, 20 वोल्ट्स, 30 वोल्ट्स, 35 वोल्ट्स। तो इन लोअर वोल्ट्स के ऊपर जब ये मूवेबल डिटेक्टर इसको जब मूव करवा रहे थे तो उनको पता चला कि हम जब इसको यहां मूव कर रहे हैं तब भी हमें इलेक्ट्रॉन्स रिसीव हो रहे हैं, जब इसको हम यहां रिसीव मूव कर रहे हैं हर जगह पर हमें इलेक्ट्रॉन्स रिसीव हो रहे थे, हर जगह पर हमें इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो रहे थे, हर जगह पर आपको हर एंगल के ऊपर डिफरेंट एंगल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट हो रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता वोल्ट्स को बढ़ाया। जैसे जैसे वोल्ट्स बढ़ाते बढ़ाते 30, 35, 40 और जैसे ही 44 वोल्ट्स तक पहुंचे, अब इनको 44 वोल्ट्स बढ़ाने के बाद एक चीज नजर आने लगी, वो ये, इन्होंने बोला कि अब इलेक्ट्रॉन्स जो है ना हर जगह सेम इंटेंसिटी के साथ रिसीव नहीं हो रहे, हमें कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी ज्यादा मिल रही है और कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स की किसी एंगल के ऊपर इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी कम मिल रही है। ठीक है, इन्होंने फिर मजीद वोल्टेज बढ़ाया 44, 45, 50 और फिर फाइनली एक वोल्टेज ऐसा आया जिसको हम कहते हैं 54 वोल्ट्स। इस 54 वोल्ट्स पर इन्होंने ऑब्जर्व ये किया कि जैसे ही हम 54 वोल्ट्स अप्लाई करते हैं, इस 54 वोल्ट्स के ऊपर हमें इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर एंगल पर सबसे ज्यादा मिली, उसको हम बोलते हैं पीक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और वो पता है किस एंगल पर मिलती है, ये यहां पर आके स्ट्राइक कर रहे हैं, स्ट्राइक करने के बाद ये एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर जाके सबसे ज्यादा डिटेक्ट हुए। और वो एंगल पता है क्या था, पहली बात इस एंगल को हम बोलेंगे फाई। फाई है क्या, फाई के बारे में लिख लो पहले यहां पर ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहां पर हमारे पास दो एंगल्स होंगे, एक होता है फाई, फाई को हम कहते हैं एंगल बिटवीन इंसिडेंट बीम या इंसिडेंट रे कर लेते हैं, चलो इंसिडेंट रे एंड डायफ्रैक्टेड रे, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा दोबारा। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब वोल्टेज जो है वो 40 से कम या 35 या 30 था तो इन एंगल इस वोल्ट्स के ऊपर इनको हर एंगल, जैसे ये एंगल आपको नजर आ रहा है पर्टिकुलर कोई भी 50 डिग्री एंगल होगा, इसको यहां पर आप लेकर आ जाओ, एंगल बढ़ता जा रहा है, अगर ये एंगल यूं कर दो आप इसको तो ये क्या बन जाएगा 90। ये इंसिडेंट और डायफ्रैक्टेड के दरमियान एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लोअर वोल्टेजेस के ऊपर इनको इलेक्ट्रॉन्स हर जगह पर डिटेक्ट हो रहे थे, हर एंगल पर डिटेक्ट हो रहे थे, लेकिन जब इन्होंने वोल्ट्स 54 किए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जब 54 वोल्ट्स पर सेट किया तो इनको पता चला कि हमें पर्टिकुलरली इस एंगल पर, यानी कि जब फाई की वैल्यू, थीटा की नहीं, देखो एक थीटा अलग होगा, वो मैं आपको समझाऊंगा क्या होगा, थीटा अलग है और फाई अलग है। फाई क्या है वो मैंने आपको लिखवा दिया, फाई एक ऐसा एंगल है जो कि इंसिडेंट और डायफ्रैक्टेड इन दोनों रेस के दरमियान वाला एंगल होगा, इंसिडेंट और डायफ्रैक्टेड के दरमियान वाला जो एंगल होगा ये होगा फाई। इस बात को ध्यान में आप बिठा लें। तो क्या ऑब्जर्व किया, 54 वोल्ट्स के ऊपर 50 डिग्रीज पर, यानी कि 50 डिग्री एंगल के ऊपर इनको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी रिसीव हुई। मतलब इस डिटेक्टर को जब ये 50 डिग्री से किसी और एंगल पर लेकर जा रहे हैं, ऊपर मतलब कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं, तो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, इससे हट के एंगल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी कम है, लेकिन 50 डिग्री के ऊपर इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। अब किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी मैक्सिमम है, कहीं पर कम है, फिर कहीं पर मैक्सिमम, कहीं पर कम, ये पता है आपको किस तरफ इशारा कर रहा है, डायफ्रैक्शन के बाद जब जो वेव्स होती है जब वो डायफ्रैक्ट होकर किसी स्लिट से निकल के आती हैं और आपको स्क्रीन के ऊपर कहीं पर जो है वो इंटेंसिटी ज्यादा नजर आती है, कहीं पर कम नजर आती है, फिर ज्यादा नजर आती है, फिर कम नजर आती है, किसकी तरफ इशारा है, मैक्सिमा मिनिमा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जी हाँ बिल्कुल ये उस तरफ इशारा है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन बीम आपको एक जगह पर ज्यादा क्यों मिल रही है और दूसरी जगह पर किसी और एंगल के ऊपर कम क्यों मिल रही है, मतलब पहले कंस्ट्रक्टिव हो रहा है फिर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, मतलब इंटेंसिटी कम ज्यादा क्यों है,
मतलब एक पर्टिकुलर एंगल पर और पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर। तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम डायफ्रैक्ट हो रही है, डायफ्रैक्ट होने के बाद ये इंटरफेरेंस कर रही है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से इस 50 डिग्री फाई पर, इस 50 डिग्री एंगल के ऊपर यहां पर हमें पीक इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की मिली। पीक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मिली, हमने ऑब्जर्व करी 54 वोल्ट्स और 50 डिग्री एंगल, यानी कि इंसिडेंट और डायफ्रैक्ट। थीटा नहीं, दोबारा बता रहा हूं मैं, ये थीटा की वैल्यू नहीं है। थीटा की वैल्यू अगर आप बुक्स में देखेंगे तो आपको थीटा की वैल्यू 65 डिग्री नजर आएगी। तो दोबारा बता रहा हूं, कनेक्ट रहिएगा, वो थीटा क्या है और ये फाई क्या है, इसमें आपको फर्क समझ आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको फाई बता रहा हूं, फाई की वैल्यू 50 डिग्री पर आपको मैक्सिमम या पीक इंटेंसिटी मिली है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, अब हम चलते हैं ब्रैग्स लॉ की तरफ। हम देखें ब्रैग्स लॉ में हम क्या पढ़ते हैं। अगर इसी चीज को हम जो है वो ब्रैग्स लॉ की कंडीशन में देखना चाहें, हमने ये डायग्राम पढ़ी हुई क्लास 11 के अंदर। हमारे पास ये क्रिस्टल है। अब इसको अगर माइक्रोस्कोपिकली देखें तो क्रिस्टल की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, है ना, लेयर्स होती हैं, प्लेन्स होते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है। और हमारे पास ब्रैग्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, हमने क्या पढ़ा हुआ है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। ये पढ़ा है ना हम लोगों ने, ब्रैग्स लॉ या ब्रैग्स इक्वेशन। और इसमें जो हम जो पैरामीटर्स पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, यहां जो d होता है, d का मतलब क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स। मतलब एक प्लेन से दूसरे प्लेन तक का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, d कहते हैं। ये है d। किसी भी क्रिस्टल का एक लेयर, एटम्स की लेयर से दूसरे एटम्स की लेयर तक का जो फासला होता है, डिस्टेंस होता है, उसको हम d कह रहे होते हैं। तो सेपरेशन बिटवीन द एटॉमिक प्लेन्स या एटॉमिक लेयर्स। बाकी यहां पर साइन फंक्शन है। और थीटा, हाँ थीटा की वैल्यू अब मैं आपको बता दूं, थीटा क्या होता है। अब देखिएगा फर्क, थीटा है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एटॉमिक लेयर। भाई फाई में और थीटा में फर्क रखिएगा। फाई एक ऐसा एंगल है जो कि इंसिडेंट और डाइफ्रैक्टेड रे, यानी कि दोनों रेज, दोनों बीम्स के दरमियान वाला एंगल जो होगा वो होगा फाई। जबकि ये जो थीटा होता है ना, जो फॉर्मूले के अंदर 2d, देखो साइन थीटा आता है, फाई नहीं आता। हम यहां पर फाई की वैल्यू 50 पुट नहीं करेंगे, फाई की वैल्यू हम वही पुट करेंगे एंगल की जो आपने बुक्स में देखी हुई 65 डिग्रीज। वो कैसे होगी वो मैं आपको बता रहा हूं। देखें, तो यहां पर जो थीटा है ना, एक्चुअली जो थीटा है, ये एंगल जो होता है ना, ये एंगल हम ये पढ़ते हैं, ये वाला एंगल होता है, ये दिस वन, ये एंगल होता है, ये होता है थीटा। मतलब जो इंसिडेंट रे है, आने वाली जो रे है, इसके और जो एटॉमिक लेयर है, इसके दरमियान जो एंगल होता है, इसको हम कहते हैं थीटा। तो जनाब ये जो थीटा होता है ये अलग चीज है, और जो फाई होता है वो अलग चीज है। फाई के बारे में मैंने आपको बताया, लिखवा दिया। और जो थीटा होता है इस फॉर्मूले के अंदर, वो क्या होता है, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, आने वाली रे, और एटॉमिक लेयर के दरमियान जो एंगल बनता है, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, फिर मुझे बताएं कि ये क्या है, ये क्या है। हाँ जल्दी एक्सपेक्ट करो, गैस करो, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे। अभी तो बताया, इंसिडेंट और डायफ्रैक्टेड। इंसिडेंट और डायफ्रैक्टेड के दरमियान जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फाई। ये है फाई। तो देखें दो अलग अलग एंगल्स हैं, एक है फाई और एक है थीटा। और इनके दरमियान अगर मैं वो बनाना चाहूं, क्या नाम है, देखें इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मैं कह रहा हूं फाई। ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, ये नॉर्मल होती है, ये नॉर्मल लाइन होती है, पता है ना, नॉर्मल। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। जो परपेंडिकुलर लाइन होती है 90 डिग्री, ऐसा है 90 डिग्री पर। तो जनाब ये जो हमने लाइन बनाई बीच में ब्लू कलर की, ये क्या हो गई, ये हो गई नॉर्मल लाइन। अच्छा मेरी बात सुनिएगा गौर से, ये इस इंसिडेंट रे की मैं बात कर रहा हूं, इस इंसिडेंट रे की। ये तो हो गया था फाई, इस बात को आपको क्लियर है। अच्छा मुझे बताएं, अगर ये इंसिडेंट रे और डायफ्रैक्टेड रे के दरमियान ये पूरा का पूरा फाई था, अगर ये पूरा का पूरा फाई था, तो अगर मैं इसको हाफ कर दूं, देखिए मैंने हाफ कर दिया, तो मुझे बताएं अब क्या बचेगा। तो आप बोलेंगे सर ये बनेगा 5/2, ऐसा है ना। और ये भी क्या बनेगा, ये भी बनेगा 5/2। आसान सी बात है। ये कंप्लीट इंसिडेंट और डायफ्रैक्टेड के दरमियान पूरा जो एंगल होता है ये होता है फाई। जबकि अगर मैं इसको हाफ कर दूं, नॉर्मल की बात करूं, अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो जाहिर सी बात है यहां से लेकर नॉर्मल तक के दरमियान कितना एंगल होगा, 5/2। अब मुझे बताओ कि इस नॉर्मल
और एटॉमिक लेयर, ये नॉर्मल है और ये एटॉमिक लेयर है। ये देखो, ये नॉर्मल है ये वाली लाइन, और ये एटॉमिक लेयर है। इनके दरमियान एंगल क्या है? इनके दरमियान एंगल है 90 डिग्री। ये तो कंफर्म है कि ये 90 डिग्री होता है। अब देखिए यहां पर आपको दो एंगल्स नजर आ रहे हैं। ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल आपने क्या लिखा हुआ है? थीटा। और ये एंगल आपने क्या लिखा हुआ है? फाई बाय 2। दिस इज फाई, ये लिखा हुआ है फाई बाय 2, यानी कि फाई का कंप्लीट फाई का, ये जो कंप्लीट फाई था इस पूरे फाई का आधा। तो अगर मैं कहना चाहूं कि ये अगर 90 है तो मुझे 90 कब मिलेगा? जब मैं इस थीटा को और फाई बाय 2 को प्लस कर लूंगा। ऐसा है ना? जब आप इस थीटा को और फाई बाय 2 को प्लस कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 90 डिग्री एंगल। तो देखें, ये करके दिखा देता हूं मैं यहां पर। जब आप थीटा को प्लस करेंगे फाई बाय 2 में तो आपको मिलेगा 90 डिग्री एंगल अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। अच्छा, अगेन हमें फाई कितनी वैल्यू गिवन है? जाहिर सी बात है हम पीक इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स आपको सबसे ज्यादा रिसीव हो रहे हैं। वो किस एंगल पर? फाई की वैल्यू क्या? 50। अब देखो, थीटा अलग चीज है और फाई अलग चीज है। तो फाई की वैल्यू क्या है? क्योंकि हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, तो फाई की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 50। एक्सपेरिमेंटली 50 डिग्री पर हमें इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा रिसीव हुई थी, 54 वोल्ट्स पे, और 50 डिग्री पर हमें सबसे ज्यादा इंटेंसिटी रिसीव हुई थी इलेक्ट्रॉन्स की। तो हम इस फाई की जगह पे क्या पुट करने जा रहे हैं? 50 डिग्री। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये। सो थीटा इज प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। जाहिर सी बात है 50 का हाफ जो होता है 25, सॉरी ये प्लस है, 25 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जाहिर सी बात है 90 में से 25 माइनस करेगा तो कितना आंसर आएगा? 65 डिग्री। ये आ गया 65 डिग्री। ठीक है, जो आपकी अक्सर बुक्स में लिखा होता है कि आपने ब्रैग्स लॉ के अंदर 65 डिग्री पुट करना होता है। तो जनाब दो बातें अलग अलग याद रखिएगा। एक्सपेरिमेंटली इंसिडेंट और डायफ्रैक्टेड के दरमियान जो एंगल है वो है 50 डिग्री। अगर एमसीक्यूज में आ गया तो ए की वैल्यू याद नहीं रखना, ये अलग एंगल है और ये अलग एंगल है। तो अगर इंसिडेंट और डायफ्रैक्टेड के दरमियान एंगल की बात करेंगे तो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली 50 डिग्री पर। और अगर आप थीटा की बात करेंगे, थीटा की बात करेंगे तो हम थीटा कितना पुट करेंगे? 65 डिग्री पुट करेंगे। तो थीटा है क्या, ये भी मैंने आपको बताया, और फाई कौन सा एंगल है ये भी मैंने आपको बताया। ये दोनों बातें आपने ध्यान में रखनी है। नाउ अब अगर हम यहां पर हम देखें, अब दो किस्म की हमें कैलकुलेशंस करनी है। इसको हम कहेंगे एक्सपेरिमेंटल और इसको हम कहेंगे थियोरिटिकल, क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी मौजूद है, जो हम ड्राइव करेंगे पहले, तो जाहिर सी बात है किसका फॉर्मूला? वेवलेंथ का फॉर्मूला है। डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ था उसके अंदर हम जो वैल्यूज पुट करने के बाद जो फॉर्मूला बनाएंगे, उस फॉर्मूले के अंदर जब वैल्यूज पुट करेंगे 54 वोल्ट्स की, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा थियोरिटिकल रिजल्ट। और उसके बाद यहां पर ब्रैग्स लॉ के जब हम अप्लाई करेंगे, ब्रैग्स लॉ का फॉर्मूले के अंदर जब हम यहां पर डी की वैल्यू पुट करेंगे, ये कांस्टेंट होती है। निकल क्रिस्टल में जो डिस्टेंस होता है ना लेयर्स के दरमियान, एक से लेकर दूसरा लेयर जो होता है, ये 0.91 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये हमें पता है, थीटा हमें पता चल गया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 65 डिग्री पुट करेंगे। एम फर्स्ट ऑर्डर यानी कि मैक्सिमम पीक वैल्यू जो होती है उसको हम कंसीडर करते हैं ऑर्डर नंबर 1, यानी कि ये ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ द मैक्सिमा। तो एम की वैल्यू हम पुट करेंगे 1, और यहां से हमें लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, वेवलेंथ की वैल्यू मिलेगी किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की, ना कि एक्सरेज की, बल्कि किसकी? वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से हमें मिलेगी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम कहेंगे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। और यहां से हम जब करेंगे उसको हम कहेंगे थ्योरेटिकल रिजल्ट। सबसे पहले काम ही करते हैं हम यहां पर थ्योरेटिकल जो फॉर्मूला है ना वेवलेंथ का इन टर्म्स ऑफ वोल्ट्स, सबसे पहले वो ड्राइव करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। सबसे पहले हम ऑलरेडी वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ऑलरेडी मौजूद है। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये डेरिवेशन कर रहा हूं उसको नोट कर लिएगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज, हाँ भाई डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या थी? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 आज की, एच अपॉन एम वी। ये है मास और ये है वेलोसिटी। अब हमें जाहिर सी बात है वो फॉर्मूला चाहिए, वो फॉर्मूला बनाना है जिसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्ट्स का जिक्र हो। वो फॉर्मूला बनाएंगे, अब हम ड्राइव करेंगे, ये इस टॉपिक का हिस्सा है। तो जनाब हमें एक बात पता है कि वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर बराबर होती है E इंटू वी के। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर भी बता चुका हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है? ई वी के। और ये कैसे बनता है ये देख लो, ये भी रफ मैं आपको बता देता हूं। हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। वर्क डन के लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला बनेगा क्यू मल्टीप्लाई कर रहा है वहां जाके, सॉरी डिवाइड कर रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा। और वर्क डन जितना होता है
तो उतना ही पार्टिकल एक्वायर करता है एनर्जी काइनेटिक, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो E और V, तो ये देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV, बन गया फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो वी नो दैट कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है EV के। अब हम देखें यहां से 2 डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो आपको जो है क्या मिलेगी कंडीशन, mv² इज इक्वल टू 2E और कैपिटल V। ये स्मॉल v है फॉर वेलोसिटी और ये कैपिटल V है फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। हम m यानी कि मास को इधर और इधर दोनों जगह मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें यहां से mv को एलिमिनेट करना है। यहां पर हमें mv का एक फॉर्मूला बनाना है। तो मल्टीप्लाइंग मास ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग m ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब यहां m मल्टीप्लाई करेगा तो m क्या हो जाएगा, m²। तो ये बनेगा m² v² इज इक्वल टू, और यहां पर m नहीं है तो यहां पर m आ जाएगा, 2m e और कैपिटल V। स्क्वायरिंग रेडिकल करेंगे ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर स्क्वायर दोनों खत्म हो जाएगा और वहां पर आ जाएगा रेडिकल। तो टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड्स, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, दिस वन। अब हमें क्या करना है, इस mv की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट द वैल्यू ऑफ mv इन इक्वेशन नंबर 1। और जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, नीचे देख लेता हूं कि गुंजाइश है लिखने की, हाँ जी गुंजाइश है लिखने की। तो अब आप इस इक्वेशन 1 में mv की जगह पे ये पुट कर दें, तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय रेडिकल 2 mve, ठीक है। ये बन गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक और फॉर्मूला। हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ के टोटल 3 फॉर्मूला हो गए। 2 मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। एक तो यही पढ़ा था हम लोगों ने, h/mv ड्राइव किया था, और उसके बाद इसी से एक और फॉर्मूला ड्राइव किया था, वो था इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और एक तीसरा हमने फॉर्मूला और पढ़ा, इसको हम बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो 3 फॉर्मूला हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ के हैं। अगर आपको मास के साथ वेलोसिटी गिवन हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे वेवलेंथ के लिए। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन हो तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने सेकंड पढ़ा था। और अगर आपको मास और मास तो कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो, कैपिटल V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप वेवलेंथ के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ आई बात? तो जल्दी से काम करें इस पूरी डेरिवेशन को, क्योंकि डेरिवेशन इस टॉपिक का हिस्सा है। हमने यहां पर वेवलेंथ का फॉर्मूला बनाया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले के अंदर जो हमें पीक इंटेंसिटी मिली थी इलेक्ट्रॉन की, याद करो कौन से वोल्टेज पे मिली थी, 54 वोल्ट्स पे। और ये एंगल कितना है, 50 डिग्री। फाई की वैल्यू 50 डिग्री, थीटा की वैल्यू 65 डिग्री, और V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी, 54 वोल्ट्स। तो भाई अब हम करने जा रहे हैं सबसे पहले थियोरेटिकल सॉल्यूशन। हम थियोरेटिकल सॉल्यूशन के अंदर यहां पर जहां पर V आ रहा है कैपिटल V, इसको थियोरेटिकल पता है क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपने थ्योरी से, यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट नहीं है ये थियोरेटिकल रिजल्ट होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो मौजूद था इसमें डेरिवेशन करने के बाद एक नया फॉर्मूला बनाया थियोरेटिकली। और अब आप क्या करेंगे, जस्ट इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, मास कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, h कांस्टेंट। तो आपको यहां से चेक करना है कि आपको यहां पर लैम्डा की वैल्यू क्या मिलती है। फिर हम यहां पर इसको नोट कर लेंगे, फिर हम दोबारा सॉल्यूशन करेंगे, और इस बार हम करेंगे एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट चेक करेंगे। और हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। हम यहाँ पर d की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, m की वैल्यू पुट करेंगे और चेक करेंगे यहां पर लैम्डा क्या मिल रहा है, और फिर इन दी एंड दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे इन दोनों रिजल्ट्स को। सबसे पहले काम करें, डेरिवेशन को नोट कर लें। तो जनाब अब हम चलते हैं अपनी कैलकुलेशंस की तरफ। पहले हम थियोरेटिकल चेक करेंगे लैम्डा की वैल्यू, फिर हम एक्सपेरिमेंटल चेक करेंगे लैम्डा की वैल्यू, और फिर आपस में मैच करेंगे। सबसे पहले आपने याद क्या रखना है कि हमें जो पीक इंटेंसिटी मिली इलेक्ट्रॉन्स की वो किस वोल्ट्स पर, 54 वोल्ट्स पर। फाई की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 65 डिग्रीज। ये बातें मैं आपको बता चुका हूं। अब बारी है जो हमने फॉर्मूला ड्राइव करके रखा हुआ है, उस फॉर्मूला के अंदर हमें वैल्यूज पुट करनी की। वो क्या था, h बाय 2m v और e। ये फॉर्मूला अभी अभी हमने ड्राइव किया है। तो h प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 54, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट करते हैं और आंसर चेक करते हैं क्या आना चाहिए। तो जनाब लैम्डा विल बी इक्वल टू h प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकंड्स डिवाइडेड बाय 2 को मल्टीप्लाई करेंगे
mass of electron 9.1 into 10 to power minus 31 multiply by 54 and multiply by 1.6 into 10 to power थोड़ा सा यहाँ करके लिख देते हैं ताकि वो सॉल्यूशन डिस्टर्ब ना हो। तो 2 into 9.1 into 10 to power minus 31 into 54 into इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम्स। ये सब के सब आ गए रेडिकल के अंदर। अब आपका काम है, आपके पास कैलकुलेटर्स होंगे, आपने इस पूरे फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, रेडिकल निकालना है और प्लैंक्स कांस्टेंट को उस आंसर से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.66 into 10 to power minus 10 मीटर, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 1.66 एंगस्ट्रॉम। ये हमारे पास है थियोरेटिकल रिजल्ट, यानी कि हमने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले से सिर्फ हमने वोल्ट्स की वैल्यू पुट करी है और उस फॉर्मूले में वोल्ट की वैल्यू पुट करने के बाद, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है 1.66 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 1.66 into 10 to power minus 10 मीटर। सो दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, सॉरी थियोरेटिकल रिजल्ट। अब हम चलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट की तरफ, जो कि ब्रैग्स लॉ की तरफ है ना, जो ब्रैग लॉ एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमें वो फॉर्मूला मिला था। तो जनाब अब हम चलते हैं, इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहली बात जो डी है, डी के बारे में मैंने आपको बताया था, डी क्या होता है, स्पेस या सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन लेयर्स ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। और इस डी की वैल्यू कांस्टेंट होती है और वो होती है 0.91 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये कांस्टेंट है। बाकी हमारे पास जो थीटा है वो थीटा की वैल्यू है और एम जो है वो फर्स्ट ऑर्डर, एम की वैल्यू हम पुट करेंगे 1, फर्स्ट ऑर्डर यानी कि मैक्स, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, ठीक है। बाकी अब वैल्यूज पुट करके चेक करते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, डी की वैल्यू कितनी आ रही है 0.91 और एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है 10 to power minus 10 मीटर, और मल्टीप्लाई के अंदर कौन है साइन थीटा, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर साइन, और थीटा की वैल्यू कितनी है 65 डिग्रीज, 65 डिग्रीज, और साथ में इक्वल के बाद कौन है, इसको मैं आगे करके लिख देता हूं, ठीक है, इसको मैं आगे करके लिख देता हूं, मिटा देता क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। एम की वैल्यू कितनी है 1 और मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है। यहां पर क्या लिखा हुआ था पहले से, थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये यहां पर लिखा हुआ था। ये अलग सॉल्यूशन है और ये अलग सॉल्यूशन है, ठीक है जनाब। अच्छा अब हमें क्या करना है, ये तो जाहिर सी बात है लैम्डा 1 हो जाएगा। इन सबको जब आप सॉल्व करेंगे ना, यहां से जो आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1.65 इंटू 10 to power minus 10 मीटर, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 1.65 एंगस्ट्रॉम। इसको भी मैं ब्लैक से कर देता हूं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास कैलकुलेटर्स होंगे, कैलकुलेटर से आप इनकी वैल्यूज को पुट करिएगा तो आपको ये आंसर मिलेगा। दोबारा मैं वो लगा देता हूं -10 मीटर। तो इट इज जस्ट अमेजिंग, मतलब आप देखें कि जब आप थियोरेटिकल वेवलेंथ को, इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अ थियोरेटिकल वेवलेंथ, मतलब उस बंदे ने सिर्फ थियोरेटिकली कहा था थियोरेटिकल वेवलेंथ, और इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ। कितना एक्सीलेंट एग्रीमेंट है, मतलब थियोरेटिकल जो फॉर्मूला था उसमें हमने जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पुट करी और हमें यह आंसर मिला, और जो एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला था उसके अंदर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के अंदर जो हमने वैल्यूज पुट करी तो हमें इससे यह आंसर मिला। कोई डिफरेंस नहीं है भाई, एक मामूली सा डिफरेंस है 1.66 1.65, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल, 99% इक्वल है। इससे ज्यादा एक्सीलेंट एग्रीमेंट क्या हो सकती है, इसका मतलब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जो था वो 100% सही था कि अगर एक वेव एज अ पार्टिकल बिहेव कर सकती है तो एक पार्टिकल भी एज अ वेव बिहेव कर सकता है, जो कि कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद जाके इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसके बाद जाके प्रोटॉन्स और बाकी जो मैटर थे उनकी भी डायफ्रैक्शन को ऑब्जर्व किया गया। फिलहाल एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ, कितनी अमेजिंग है यार फिजिक्स। कहां थ्योरी, कुछ पता ही नहीं था, 2-3 साल पहले तक सिर्फ कह के चला गया, सिर्फ एक बात कह दी,
उसके बाद आगे जाके ये बात प्रूव हो गई, तो पता चलता है कि यार इंसान जो सोचता है, जहां इंसान की जो सोच जाती है वो चीज पॉसिबल है। मतलब वो चीज पॉसिबल हो सकती है अगर आपके जहन में आ गई वो चीज, अगर आप किसी एक सही डायरेक्शन में आप सोच रहे थे, आप काम कर रहे थे, और अगर आपके जहन में कोई आइडिया आया, इसका मतलब उसकी पॉसिबिलिटीज हैं, वो हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ यहां पर हुआ। तो देखें, थियोरिटिकल वेवलेंथ इतनी आई और एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ इतनी आई। तो ये सारा का सारा टॉपिक का हिस्सा है भाई। ऐसा नहीं है कि कुछ मैंने यहां पर रफ किया है। आप ये कह सकते हो कि मैंने थीटा की वैल्यू आपको जो कैलकुलेट करवाई है, इसको आप नोट कर सकते हैं अलग से कि थीटा कितना है। वही वाली बात, थीटा की वैल्यू अलग, फाई की वैल्यू अलग। मैं बार बार बता रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। पहले एक काम करें, आप इन दोनों सॉल्यूशंस को नोट करें, फिर हम चलते हैं मजीद आगे। तो अब एक काम ये करते हैं कि हम लोग इस बात को यहां पर नोट्स की फॉर्म में लिख देते हैं कि 10 एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ इनमें से कौन सी है? ब्रैग्स लॉ वाली। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ इज इन excellent agreement with theoretically predicted वेवलेंथ। और थियोरिटिकली प्रेडिक्टेड जो वेवलेंथ है वो कौन सी है? वो ये वाली है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला था उससे जो निकली हुई वेवलेंथ है इसको हम कहते हैं थियोरिटिकली प्रेडिक्टेड वेवलेंथ, जबकि ये जो है हमारे पास ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ है, वेवलेंथ। ठीक है, देन हमारे पास ये तो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, हाइड्रोजन एटम्स हो गए, हीलियम एटम हो गया। इनकी भी डायफ्रैक्शन जो पैटर्न है वो भी हमने ऑब्जर्व कर लिया, मतलब ऑब्जर्व किया जा चुका है। डायफ्रैक्शन डायफ्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, हाइड्रोजन एटम एंड हीलियम एटम has also been observed। ठीक है, याद रखिएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, पार्टिकल्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही ऐसे नहीं है जिनकी जो है वो डायफ्रैक्शन हो सकती है। प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की, हाइड्रोजन एटम्स, देन हीलियम एटम्स। तो ये एटम्स, फिर उसके बाद जाके आगे मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े पार्टिकल्स में। मॉलिक्यूल तो बहुत बड़ा पार्टिकल होता है ना, कहाँ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद कहाँ जाके एटम, फिर उसके बाद जाके मॉलिक्यूल। तो इस हद तक भी जो है वो डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व की जा चुकी है पार्टिकल्स की या मैटर की। तो याद रखिएगा, इसके बाद जो है वो यहाँ पर आके इसको कंक्लूजन कर सकते हैं हम लोग कि ये बात प्रूव होने के बाद जो डी ब्रॉगले था उसको नोबेल प्राइज दिया गया था 1929 के अंदर, 1929 में 1929 के अंदर जो है वो डी ब्रॉगले को जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया था। देन उसके बाद डेविसन जो था इसको, और साथ साथ जीपी थॉमसन जो था, इसने भी जो है वो वेव नेचर का जो है वो प्रूव किया था एक्सपेरिमेंटली, तो उन्होंने जो है वो नोबेल प्राइज को शेयर किया था। तो मजे की बात यह है कि थियोरिटिकल सजेशन देने के बाद जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ, तो जो हक रखता था सबसे पहले नोबेल प्राइज का, जिसने इतनी बड़ी बात कही, वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल्स के बारे में कहा, तो उसको 1929 के अंदर, ये आप चाहें तो आप लिख लिएगा इसको, वरना ये आपको मिल जाएगा लिखा हुआ कि 1929 के अंदर उसको नोबेल प्राइज दे दिया गया था। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का जो एक्सपेरिमेंट था, या एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि आज का जो वीडियो लेक्चर था एक्सपेरिमेंट के बारे में, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, बहुत ज्यादा काम की बातें थी, बुक्स में थोड़ा सा कम लिखा होता है, मतलब जो है शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखा होता है, डेरिवेशंस भी कम हो रही होती हैं, सारी बातें लिखी भी नहीं होती, तो उसकी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर होती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप अब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको जो है वो एक एक वर्ड जो है, एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। मैं समझता नहीं इसके अंदर कोई ऐसी बात रही है जो बताने वाली थी और मैंने आपको नहीं बताई। हर एक चीज को हमने, हर एक एस्पेक्ट को इस टॉपिक के कवर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
मिलते हैं हमारी अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।